this is after the third speech of Saturn. So Saturn spake, and him Beelzebub thus answered. So after the third speech of Saturn, now Beelzebub talks, leader of those armies bright, which but in the omnipotent none could have foiled. If once they hear that voice, their liveliest pledge of hope in fears and dangers, heard so oft in worst extremes, and on the perilous edge of battle when it raged in all assaults, this surest signal, they will soon resume new courage and revive. So here Beelzebub says that you, Saturn, are the leader of those bright armies, like of those fallen angels. तुम उन सब के एक तरह से leader हो. They could not be defeated by anyone but the omnipotent. Like it was only God who could defeat them. उसके अलावा वो किसी से हारने वाले नहीं थे. So अगर अब वो तुम्हारी आवाज़ को दोबारा सुन लें और उनके जो फिर जो प्लेजेस हैं, वादे जो उन्होंने तुमसे पहले किए थे कि वो तुम्हारा साथ देंगे, होप्स में, फेयर्स में, डेंजर्स में, हर्ट सो ऑफ्ट इन वर्स्ट एक्सट्रीम्स, और जो जिस तरह की वर्स्ट एक्सट्रीम पे ये पहुंच जाएं, इनको वो चीज़ें याद हैं, एंड ऑन द पेरिलस एज ऑफ बैटल व्हेन इट रेज्ड, और इन्होंने तब भी तुम्हारा साथ दिया उस बैटल में जब ये छिड़ी उस खतरनाक मौके पे. इन ऑल असॉल्ट्स द श्योरेस्ट सिग्नल दे विल सून रिज्यूम, और तमाम तर हमलों में उनका जो एक सिग्नल था वो ये था कि तुम्हारी वॉइस जो उनके अंदर एक डेडिकेशन लेके आती थी, स्पिरिट लेके आती थी, तो दे विल सून रिज्यूम न्यू करेज एंड रिवाइव. So soon they will listen to your voice and they will revive that thing again in them, like they will be be so powerful again. They will be feeling that dedication. वो दोबारा से उठ खड़े होंगे. सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ जो है वो उन्हें ठीक कर सकती है, उनके अंदर वो जज्बा वापस ला सकती है, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से हार चुके हैं एक दफ़ा. तो उन्हें एक मोटिवेशन की ज़रूरत है जो तुम दे सकते हो, तुम्हारी स्पिरिट की ज़रूरत है जो तुम उनमें फूंक सकते हो. दो नाउ दे लाई ग्रोवलिंग एंड पोस्ट्रेट ऑन योन लेक ऑफ फायर. अभी वो गिरे हुए हैं, उलट रहे हैं, पुलट रहे हैं, सजदे में एक तरह से मुंह के बल गिरे हुए हैं उस फायरी लेक के अंदर. एंड वी ए वाइल एस्टाउंडेड एंड अमेज्ड एज. सो जिस तरह हम भी इस वक्त एस्टाउंडेड हैं, परेशान हैं, हैरत ज़दा हैं, और हमें समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या हमारे साथ. लाइक इतनी बड़ी आर्मी हमारे साथ, इतने पावरफुल जायंट्स और सैटन्स, डेवल्स हमारे साथ हैं, ये किस तरह मुमकिन हो गया कि हम हार गए. तो हमारी तरह वो भी परेशान हैं, वो भी इस चीज़ के बारे में मुतजस्सिस हैं, सोच रहे हैं कि हम किस तरह गिर गए. नो वंडर फॉल एंड सच ए प्रीनिशियस हाइट. और ज़ाहिर बात है इतनी ऊंचाई से उन्हें गिराया गया, इतनी ऊंचाई से उन्हें उठा के ज़मीन पे दे मारा. जिस इसमें मुझे एक शेर याद आ गया कि भुला दी हमने जो अफलास से मिरास पाई थी, भुला दी हमने जो अफलास से मिरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमान ने हमको दे मारा. सो बेसिकली जिस तरह आसमान से एडम और ईव को निकाला गया, इससे पहले ये जो फॉलन एंजल्स थे इनको यहाँ पे उठा के फेंका गया जन्नत की ऊंचाइयों से दोज़ख की गहराइयों तक. तो वो गिरना, वो एक यानी इस वक्त ये सारे बहुत ज़्यादा कर्ब में थे. एक तो इन्हें अपने हार जाने का दुख था, फिर अफसोस था, फिर उस चीज़ के साथ हैरत थी कि हम हार किस तरह गए, फिर ये कि हमने यहाँ पे इस जगह पे आके हमें फेंका गया और इतनी ऊंचाई से ज़मीन पे दे मारा, और फिर हमने यहीं पे रहना है, इधर ही पड़े रहना है, और ये एंड नहीं होनी कभी ये हमारी सज़ा. तो बहुत सारी टेंशन्स थी जिसके बीच में ये फॉलन एंजल्स इस वक्त मौजूद थे. तो बील्ज़बुब कह रहे हैं उन्हें जाके करेज दो, क्योंकि वो तुम्हारे इस करेज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं. His cast had ceased when the superior fiend was moving towards the shore. तो उसने भी ये कहा होगा, यानी अभी तक वो उसकी बात ख़त्म नहीं हुई कि सैटर्न खड़ा हुआ, और वो सुपीरियर फिएंड यानी सैटर्न जो था आर्च एंजल, वो अब जहन्नम के उस फायरी गल्फ से, समुंदर से होता हुआ उसके शोर की तरफ गुजरा. अब यहाँ पे उसका कैरेक्टर, उसकी पर्सनालिटी दिखाई जा रही है बेसिकली. अब देखें, इफ़ वी लुक एट मोरालिटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम देखते हैं भाई सैटर्न के सामने यानी अल्लाह के सामने शैतान की कोई हैसियत नहीं. अल्लाह ने कौन कहना है और सब कुछ ठीक हो जाना है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे हम चूँकि एक बुक ऑफ लिटरेचर पढ़ रहे हैं, दिस इज़ एस्थेटिसिज्म, कि हम बुक ऑफ लिटरेचर को आर्ट फॉर आर्ट सेक पढ़ रहे हैं. सो वी आर वॉचिंग ऑल दीज एज कैरेक्टर्स. सो इसमें
अगर गॉड का कैरेक्टर दिखाया कि इतना sublime, super, mighty, powerful, undefeatable और like omnipotent, all powerful, तो उसके मुकाबले में सैटर्न को भी फिर मिल्टन ने बड़ा एक रोबदार और बड़ा जाइंट टाइप दिखाया है, इसीलिए वो उसके कैरेक्टर को इस तरह एक्सप्लेन कर जैसा मैं करने लगा हूँ कि उसकी his ponderous shield, ethereal temper, messy, large and round, कि उसकी जो ponderous, उसकी जो एक अजीम शील्ड जो उसने अपने पीछे लटकाई हुई थी, जो उसके उस गुस्से की निशानी थी, उसका मैसिव जिस्म, एक लार्ज और राउंड किस्म की शील्ड जो कि उसके पीछे बिहाइंड हिम कास्ट उसके पीछे लटकी हुई थी, द ब्रॉड सर्कमफ्रेंस, और उसका जो गोलाई थी, यानी जो इतनी बड़ी गोलाई उसकी, हंग इन हिज शोल्डर्स लाइक द मून, वो एक चांद की तरह उसके पीछे लटकी हुई थी, यानी इतनी बड़ी थी वो जितना चांद होता है। सो इससे हम हिसाब लगा सकते हैं, सैटर्न मिल्टन वांट्स टू टेल अस कि व्हाट कुड बी द हाइट ऑफ सैटर्न, कि जब चांद अगर उसकी शील्ड के बराबर है तो सैटर्न की हाइट क्या होगी। whose orb through optic glass means, orb means उसका हुजम या ऑर्बिट उसका, ऑप्टिक ग्लास इज द टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप द टिस्कन आर्टिस्ट व्यूज, सो इज रिफरिंग टुवर्ड्स गलीलियो गलीली जिसने टेलीस्कोप इन्वेंट की, तो वो इसको देखता होगा और इसको चांद समझता होगा एट इवनिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ फिसले और इन द वेल्ड्रेनो, सो ये एक माउंटेन और एक वादी है कि यहाँ से वो उन चीज़ों को देखता होगा, इसको टू डिस्क्राई न्यू लैंड्स, नए लैंड्स को देखने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, रिवर्स माउंटेन्स इन हर स्पॉटी ग्लोब, अपने उस टेलीस्कोप के अंदर से रिवर्स माउंटेन्स इन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए वो इस चीज़ को डेफिनेटली सैटर्न का यानी चांद समझता होगा, जो कि इनफैक्ट इसकी शील्ड है। हिज स्पेयर, अब जो उसका नेज़ा था सैटर्न का, टू इक्वल विच द टालेस्ट पाइन hewn on Norwegian hills, to be the mast of some great admiral, but were but a vant. एडमिरल के पुराने स्पेलिंग है, यानी नेवी से वो इसको तशबीह दे रहा है। कह रहे नॉर्वेजियन हिल्स के ऊपर, यानी नॉर्वेजियन हिल्स के ऊपर जो पाइन ट्रीज हैं बहुत देव काम आता है, बहुत ऊंचे हैं, एंड दे कैन हार्डली बी स्पॉटेड, तो उनको यानी उसकी ऊंचाई तक नहीं देखी जा सकती। कह रहे वो जो टॉलेस्ट पाइन ट्रीज नॉर्वेजियन हिल्स पे लगे हैं, जो कि किसी एक बहुत बड़े शिप का, टाइटैनिक टाइप शिप का मास्ट हो सकते हैं, यानी उसके लिए उसका वो बादबान के तौर पे, उस पिलर के तौर पे यूज हो सकते हैं। वो बट वैंड, वो सिर्फ सैटर्न के हाथ में एक स्टिक की तरह थे, यानी स्पेयर था सैटर्न के हाथ में, वो टॉलेस्ट पाइन, इतना लंबा चौड़ा था सैटर्न। ही वॉक्ड विथ नो स्पोर्ट, ही वॉक्ड विथ टू स्पोर्ट एंड ईजियर स्टेप्स ओवर द बर्निंग मार्ल, उस जलती हुई जमीन, उस धरती के ऊपर एक अनईजी स्टेप्स के साथ, क्योंकि इसे भी चोट लगी थी, ये भी गिरा हुआ था। नॉट लाइक दोज स्टेप्स ऑन हेवन एज्यूर, ये स्टेप्स जन्नत पे चलने के मुकाबले में डिफरेंट थे। जन्नत में तो मखमल था, सुकून था, ग्रासी था, यहाँ पे फायर है, कोल्स हैं, आग है, जहन्नम है। एंड द टोरिड क्लाइम, टोरिड यानी हॉट क्लाइमेट, स्मॉट ऑन हिम सोर्स बिसाइड, और उसको जो स्ट्राइक्स लगी हुई थी जिस्म पे, जो जख्म थे, जो चोटों के निशान थे गॉड की लाइटनिंग की वजह से, वॉल्टेड विद फायर की जिसमें आग भरी हुई थी, उस थंडर से जिससे इसको मारा गया। नेवरदलेस ही सो एंड्योर्ड, उसने इस सब को बर्दाश्त किया, नेवरदलेस, टिल ऑन द बीच ऑन दैट ऑफ दैट इनफ्लेम्ड सी, तो जब उस बीच पे पहुंचा, उस फ्लेमिंग सी के, ही स्टूड एंड कॉल्ड हिज लीजियंस, सो उसने अपने उन तमाम तर आर्मी को बुलाया, angels from who lay in strained thick as autumn leaves that strew the brooks in Vallombrosa। तो वो यहाँ तक हम पढ़ेंगे कि वो जिस इस तरह पड़े हुए थे जिस तरह ऑटम के लीव्स गिरते हैं और मुर्दा हो जाते हैं, जिस तरह आउट टू द वेस्ट विंड में शेली कहता है कि ये पत्ते हैं जिस इस तरह पड़े होते हैं जिस तरह लाशें हैं, और लाशों को वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में डेड बॉडीज से तशबीह देता है। तो इस तरह इस वक्त फॉलन एंजल्स उन ऑटम लीव्स की तरह बिखरे, मुरझाए, मरे हुए पड़े हुए थे, जिनको सैटर्न आके अब बुलाता है और उनके अंदर करेज फूंकने की कोशिश करता है।